तो नमस्कार, राम राम। कैसे आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करूंगा कि सभी सकुशल होंगे। तो साथियों, आज हमारा नया टॉपिक रहने वाला है। कल हमने आपके लिंक के बारे में पढ़ा था। लिंक के 2 पार्ट किए थे मैंने। आपके लगभग आपके 35 मिनट मान लो या 40 मिनट के 2 वीडियो किए थे। और उसमें शायद आपको कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। तो साथियों, अपने अब जो समझाने वाले टॉपिक अब आपके 2 ही रहे हैं। एक तो आपके मान लो अभी वाक्य शुद्धिकरण पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, किसी वाक्य को शुद्ध किया जाता है, यानी कि अशुद्ध वाक्य को लिखने के बजाय हम शुद्ध वाक्य को कैसे लिखते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये बातें। और एक आपके अगला टॉपिक आएगा आपके वाक्य विचार, और एक आपके तत्सम या तद्भव आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपकी मैराथन क्लासेस लूँगा दोस्तों। मैं आपके विलोम शब्द की मैराथन क्लास लूँगा, शब्द यूँ की मैराथन क्लास लूँगा, वाक्यांश की लूँगा, लोकोक्ति मुहावरों की मैं ये लूँगा। और अभी जो आज मैं आपके टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये आपके वाक्य शुद्धिकरण। इसके मैं आज आपको नियम पढ़ाऊँगा, और आज कोशिश करूँगा कि आज हो जाए। अगर नहीं भी होंगे तो 5-7 नियम आज पढ़ा दूँगा, समझा दूँगा। और बचे जो नियम है ना साथियों, वो भाग 2 में अपन कल पढ़ लेंगे। और फिर इसके मैं आपको लगभग 100 उदाहरण बताऊँगा। 100 उदाहरण वो बताऊँगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट, ये नियम के साथ वो 100 उदाहरण करेंगे तो आपका जो पूरा नियम है, जो जो जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी उस उदाहरणों में समायोजित करके मैं आपके सामने जो उदाहरण प्रस्तुत करूँगा, उनसे आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों? तो आज हम जो अपना जो टॉपिक रहेगा साथियों, वो रहेगा आपके वाक्य शुद्धिकरण। अच्छा, वाक्य शुद्धिकरण के बारे में पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ कि देखिए, वाक्य शुद्धिकरण को पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। वाक्य शुद्धिकरण को पढ़ने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वाक्य का निर्माण करने के लिए। यानी कि वाक्य का शुद्धिकरण का जो तात्पर्य है दोस्तों, ये है कि वाक्य को शुद्ध कैसे बनाया जाए, यानी कि अशुद्ध लिखने के बजाय उसको शुद्ध कैसे किया जाए। इस चीज़ का अपन को ध्यान रखने से पहले, अच्छा, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यानी कि जब किसी वाक्य का व्याकरणिक रूप के अनुसार प्रयोग नहीं होता है, यानी कि जब कोई वाक्य है, अगर उसको व्याकरणिक रूप के अनुसार प्रयोग नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो अशुद्धि होगी वो आपके वाक्यगत अशुद्धि होगी। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम जो निम्न नियमों का प्रयोग करेंगे साथियों, वही आपके वाक्य शुद्धिकरण कहलाएगा। तो मैंने आपको कुछ जानकारी दी है। ये कहा है कि यानी कि किसी भी वाक्य को व्याकरणिक रूप से प्रयोग नहीं करते हैं या प्रयुक्त नहीं किया जाता है, जो उसके अंदर अशुद्धि होती है साथियों, वो आपके वाक्यगत अशुद्धि कहलाती। और ये जो वाक्यगत अशुद्धि होती है ना साथियों, इसको दूर करने के लिए आप उन अनेक नियमों का प्रयोग करते हैं। मैं आपको 8-10 नियम बताऊंगा। उन नियमों को ही आपके वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। अच्छा, वाक्य शुद्धिकरण 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है आपके पद कर्म शुद्धि होती है, और एक पद कर्म आपके संबंधी शुद्धि हो जाती है साथियों, और एक आपके पद संबंधी अशुद्धि हो जाती है। ये आपके 2 प्रकार की अशुद्धि है साथियों। और इसके अंदर आपके में लगभग एक में आपको 10-12 नियम पढ़ाऊंगा, और एक आपके पद कर्म शुद्धि में आपको 2 नियम पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहली बात ये है कि अपन इसको परिभाषा से समझते हैं। ये तो आपके बेसिक जानकारी हुई। अब इस चीज़ को हम थोड़ा लिख भी लेते हैं, तो मेरे साथ साथ लिख लीजिए दोस्तों। यानी कि जब वाक्य को व्याकरणिक रूप के अनुसार देखिए, परिभाषा लिखते हैं। जब किसी वाक्य को जब किसी वाक्य को व्याकरणिक जब किसी वाक्य को व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वाक्यगत अशुद्धि हो जाती है। वाक्यगत अशुद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी मैंने आपके 2-3 शब्द लिखे साथियों, तो समझने की कोशिश करना। आपको शब्द शुद्धि में आगे पढ़ाऊंगा आपको दोस्तों। ए देखो, ऐसे तो लिखा जाता है आपके शुद्ध शब्द, यानी कि शुद्ध होता है ना शब्द, इसको ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, शुद्ध से मिलकर बना होता है आपके शुद्धि। क्या होता है साथियों? शुद्धि होता है। शुद्धि को ऐसे लिखा जाता है। और जो आपके अभी मैंने ऊपर लिख कर रखा वैसे, तो जो शुद्धिकरण होता है ऐसे लिखा जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी शब्द के अंत में आपके क्या हो साथियों, कर्ण प्रत्यय हो,
क्या हो साथियों, यदि किसी शब्द के अंत में आपके कर्ण प्रत्यय जुड़ा हो तो उससे जस्ट हमेशा मात्रा बड़ी आती है, चाहे आपके उ की हो चाहे आपके ई की हो, हमेशा मात्रा बड़ी आएगी। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी। हालांकि ये आपके शुद्ध शुद्धि वाले शब्द है, इसलिए मैंने बता दिया। शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, शुद्धि ऐसे लिखा जाता है, शुद्धिकरण मैंने लिख रखा। यानी कि आपको अगर शब्द शुद्धि में भी पूछ ले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैंने लिखा है दोस्तों, जब किसी वाक्य को व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयोग नहीं किया जाता है तो वाक्यगत अशुद्धि हो जाती है। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए अनेक नियमों का प्रयोग करते हैं। साथ के साथ लिख लिए दोस्तों, इस यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आपके ना थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए व्याकरणिक, इस अशुद्धि को दूर करने के लिए अनेक लिख लो ना, यहाँ पर आपके अनेक व्याकरणिक नियमों का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यानी कि जब किसी वाक्य को व्याकरण नियमों के अनुसार प्रयोग नहीं किया जाता तो क्या हो जाती है दोस्तों, आपके वाक्यगत अशुद्धि हो जाती है। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए अनेक व्याकरण नियमों का प्रयोग किया जाता है। अनेक व्याकरण नियमों का प्रयोग किया जाता है। अनेक वाक्य प्रयोग किया जाता है। आगे लिखिए दोस्तों, जिससे वह वाक्य क्या हो जाता है दोस्तों, शुद्ध हो जाता है। जिससे वह वाक्य शुद्ध हो जाता है, वह वाक्य शुद्धिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, वाक्य शुद्धिकरण कहलाता है। एक बार और समझा दूंगा अगर आपको इस चीज़ में कोई कंफ्यूज है तो। और वैसे कंफ्यूज की स्थिति में आपके किसी टॉपिक में नहीं रखी हूँ, और उम्मीद करूंगा कि आगे भी आपके में कोई ऐसी आपके कंफ्यूज वाली स्थिति नहीं रखूँगा। यानी कि वाक्य अशुद्धिकरण कहलाता है। बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ आपको, कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं। यानी कि जब किसी वाक्य को व्याकरणिक नियमों के अनुसार, यानी कि आपको बता दूं कि व्याकरण के अनुसार अगर किसी वाक्य को हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, अगर उसको हम व्याकरण नियम के अनुसार अगर प्रयोग नहीं कर रहे हैं साथियों, तो आपके वाक्यगत अशुद्धि हो जाएगी। तो इस जो अशुद्धि होती है साथियों, इस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम कुछ विशेष नियम होते हैं व्याकरण के, यानी कि व्याकरण के। तो उन जो नियमों का प्रयोग करने से क्या है कि साथियों, आपके वाक्य क्या हो जाता है, आपके शुद्ध हो जाता है। तो वही आपके वाक्य शुद्धिकरण कहलाता है। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है, आम चाल में जिसे अपन बोलते हैं उस माध्यम से मैंने समझाई है, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, ये बात तो हमने समझ ली कि भाई वाक्य शुद्धिकरण होता है। अच्छा, वाक्य शुद्धिकरण मतलब कि जो वाक्य है साथियों, वो आपके अशुद्ध कैसे हो सकता है। तो वाक्य जो आपके अशुद्धि के दो कारण बताए गए, कौन कौन से साथियों, तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, वाक्य अशुद्धि के कारण। क्या लिखेंगे दोस्तों, वाक्य अशुद्धि के कारण। वाक्य अशुद्धि के दो कारण हैं साथियों, दोनों कारण आप लिख लीजिए। पहला कारण, एक मिनट ना, वापस मिटा देता हूँ। वाक्य अशुद्धि के दो कारण बताए गए, कौन कौन से साथियों। पहला लिखिए कि पहला क्या कहता है कि दोस्तों आपके क्या हो जाए दोस्तों, आपके पद क्रम संबंधी अशुद्धि। पहला जो आपका वाक्य गलत होगा साथियों, यानी कि वाक्य अशुद्ध होगा, तो वो किस आधार पे होगा साथियों, आपका पद क्रम अशुद्धि से जो संबंध होगा। दूसरा हो जाएगा आपके पद संबंधी अशुद्धि, या आपके ऐसे मान लो पद संबंधी अशुद्धि। देखो क्रम हट जाएगा, क्योंकि ये देखो क्रम होता है, यानी कि किसी क्रम को, यानी कि अगर मैं आपको बहुत समझाऊंगा लेकिन पहले लिख दीजिए पद, या आप साथ साथ उतार लीजिए, पद संबंधी अशुद्धि।
अब मैं आपको दोनों को एक बार समझा देता हूँ, फिर हम एक एक को वापस पढ़ेंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि वाक्य जो आपके अशुद्धि होगी वो दो कारणों से होगी। एक तो आपके दे रखा है कि आपके पद क्रम संबंधी हो जाएगी, यानी कि आपके इसके अंदर आपके 8-10 नियम पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसके लगभग मैं आपको 10 नियम पढ़ाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि ये जो नियम है आपको सारे के सारे मैं यहीं पे याद करवा दूंगा। आपको बाद में केवल रिवीजन करने की जरूरत रहेगी। ठीक है, आप व्यवस्थित नोट्स बना लेना ताकि आपको रिवीजन में भी कोई फायदा मिल जाए। बात यह है कि ये जो कह रहा है कि आपके पद क्रम जो आपके संबंधी अशुद्धि है, इसमें ये कहेगा कि आपके पहले जो कारक होते हैं उनका सही क्रम होना चाहिए। आपके यदि कोई स्थान दिया रखा है या कालवाचक या स्थानवाचक दे रखा है तो पहले आपके काल का बोध होगा, फिर आपके स्थान का बोध होगा। यदि किसी वाक्य में आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी तो पहले वो आएगी। विश्व में संबोधन वाले चिन्ह होंगे तो पहले वो आएंगे। द्विक्रम क्रिया होगी उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, और जो आपके जो कंडीशन होगी है ना, या कि आपके मान लो कि आपके पद पद कौन सा आएगा, पहले कर्ता आएगा, कर्म आएगा, क्रिया आएगी, पूर्वक आएगा, ये शब्द। और एक ये कहता है कि आपके पद संबंधी यानी कि एक तो क्रम की बात करता है, एक पूरा ही पद आपके इधर उधर हो जाए। जैसे कि खरगोश को घास काट कर खिलाओ, एक होता है कि खरगोश को काट कर घास खिलाओ, बच्चे को धोकर फल खिलाओ। तो ये जो है ना दोस्तों, बच्चे को धोकर फल खिलाओ, यानी कि बच्चे को धोना नहीं है, फल को धोकर बच्चे को खिलाओ। गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ, न कि खरगोश को काट कर घास घास खिलाओ। ये जो आपकी अशुद्धि होगी साथियों, वो आपके पद संबंधी अशुद्धि होगी। लेकिन मैं इसकी मैराथन क्लास लेके आऊँगा, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन अभी केवल मैं आपको वो विशेष नियम बता रहा हूँ जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल आज का आज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि अपन पढ़ेंगे आपके पद क्रम अशुद्धि। जो आपके पद क्रम अशुद्धि है कि कौन सा पद पहले आना चाहिए, कौन सा शब्द पहले आना चाहिए, कोई उपाधि है तो पहले आएगी, योग्यता तो बाद में आएगी, कालवाचक पहले आएगा, स्थानवाचक बाद में आएगा। इसके कुछ नियम हैं, 8-10 नियम हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ तक आप इसको उतार लिया होगा। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे आपके पद क्रम अशुद्धि की। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा यहीं लिख लेते हैं साथियों, और इसके बाद में केवल मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके काम की होगी। ठीक है साथियों, तो नंबर 1 यहीं पर परिभाषा लिख लेते हैं आपके नंबर 1, क्योंकि जगह बची हुई है तो फिर हम केवल नियम लिख लेंगे आपके पद क्रम संबंधी अशुद्धि। बहुत ही आपको मैं ये चीज़ आपको बहुत ही डिटेल से समझा दूंगा। पद संबंधी है ना अशुद्धि, इसमें आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसके अंदर जो नियम है ना साथियों, वो आपके दैनिक जीवन से जुड़े होंगे। यानी कि जब किसी वाक्य को, यानी कि जो पद होंगे दोस्तों, उसको क्रम के अनुसार संबंधित ना होंगे, यानी कि पदों का जो क्रम होगा वो व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयुक्त नहीं होगा। जब किसी वाक्य में, यानी कि ये कह रहा है कि जब किसी वाक्य में पदों का क्रम व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयोग नहीं किया जाता है तो वहाँ पर जो अशुद्धि होगी साथियों वो आपके पद क्रम अशुद्धि होगी। यानी कि पदों का क्रम क्या है कि आपके व्याकरण नियम के अनुसार प्रयुक्त नहीं होगा। उसी प्रकार तो मैं आपको यहाँ परिभाषा के माध्यम से समझाता हूँ। परिभाषा क्या कहते हैं कि जब किसी वाक्य में पदों को, जब किसी वाक्य में, यानी कि ये कह रहा है कि आपके पद क्रम अशुद्धि, यानी कि जब किसी वाक्य में पदों का, यानी कि या पदों को व्याकरणिक नियमों के अनुसार, यहां तक दिख रहा है क्या? एक बार दिखा दो। अनुसार प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है। परिभाषा साथ साथ लिख लीजिए, बहुत ही आसान परिभाषा है। यानी कि जब किसी वाक्य में पदों को व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयोग नहीं किया जाता है तो वहां पर कौन सी अशुद्धि होगी साथियों? पद क्रम संबंधी अशुद्धि हो जाएगा। पद क्रम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। अशुद्धि
कहलाती, ऐसे लिख लीजिए ना, परिभाषा को परिभाषा के हिसाब से लिख लेते हैं। यानी कि जब किसी वाक्य में पदों को व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयोग नहीं किया जाता है तो वहां पर जो अशुद्धि होती है साथियों, वो आपके पद क्रम अशुद्धि होती है। अब इसके जो कुछ नियम है साथियों, वो आपको मैं नियम लिखाने वाला हूँ, तब तक आप इस चीज़ को जल्दी से उतारिए और लगभग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इसके 5-7 नियम हो जाए, अपने 10 नियम में, तो कोशिश करते हैं कि 5 नियम आज हो जाए। तो 5 नियम कल पढ़ा देंगे और फिर आपके 2 नियम आपके पद संबंधी शुद्धि के हैं, तो 2 नियम कल मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन आज कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी कि अपने 2 नियम मतलब 5 नियम हो जाए। तो जो पहला नियम रहेगा दोस्तों आपके, वो आपके कारक संबंधी अशुद्धि रहेंगे, है ना, कारक संबंधी अशुद्धि। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, कारक संबंधी अशुद्धि। अच्छा, कारक संबंधी अशुद्धि क्या होती है साथियों? मैंने आपको कारक पढ़ाए थे, बिल्कुल, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। क्या उनका क्रम सही था? नहीं, बिल्कुल वो आपके गलत थे। यानी कि वाक्य के हिसाब से वो जो आपके जो मैंने आपको लिखाए थे वो आपके बिल्कुल गलत थे, लेकिन आपके कारक पढ़ते हैं तो उनको उसी क्रम में पढ़ते हैं। लेकिन ये जो वाक्य कहता है कि नहीं, उनको ऐसे प्रयोग नहीं किया जाता है, उनका प्रयोग व्यवस्थित तरीके से किया जाता है कि पहले संबोधन आएगा, फिर कर्ता आएगा, फिर आपके अधिकरण आएगा, फिर संबंध आएगा, फिर अपादान आएगा, फिर संप्रदान आएगा, फिर करण आएगा, फिर आपके कर्म आएगा, फिर आपके जो लास्ट में बच जाता है वो आपके करण रह जाता है। ठीक है साथियों, कर्म रह जाता है और आपके सबसे पहले संबोधन आता है। तो जो अपना जो पहला नियम होता है वो कहता है कि जो आपके कारक संबंधी होता है, यानी कि जो आपके कारकों का होता है। नियम नंबर 1, देखिए, हर चीज़ के नियम से चलती है तो उसकी चीज़ की वैल्यू होती है, चाहे आपके आम जीवन की जिंदगी हो, चाहे आपके किसी भी पाठ्य अध्याय का हो। यानी कि जो चीज़ आपके नियमों से चलेगी उस चीज़ की उतनी ही वैल्यू होगी जितनी वो आपके नियमों से चलती है। यानी कि जो पहला नियम पढ़ेंगे वो आपके कारकों का क्रम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कारकों का क्रम। अब मैं आपको बिल्कुल इसको 1 नंबर तरीके से समझा रहा हूँ। ये कह रहा है कि कारकों का जो क्रम होता है, क्या कह रहा है कि ये जो कह रहा है कि कारकों का क्रम क्या होता है, आपको मैं पहले आपके कारक लिखा देता हूँ, 8वें कारक, ठीक है, फिर उसका मैं आपको क्रम बताऊंगा। क्या बताऊंगा दोस्तों? आपके कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान के बाद में ले लीजिए आपके संबंध, संबंध के बाद में ले लीजिए आपके अधिकरण, अधिकरण के बाद में ले लीजिए आपके संबोधन। ठीक है साथियों, तो मैंने लिखा है आपके कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। मैंने आपके 8 के कारण जो लिखे थे वो लिख दिए। और मैंने आपको जब कारक पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाए थे, हर चीज़ को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझाया था। अब वही गीत मैं वापस नहीं गाऊंगा कि कर्ता की पहचान के क्या नियम लिखाए थे, क्रम में आपको कौन सी बात याद रखनी है, साधन में कौन सी बात याद रखनी है, के लिए में अपादान अलग होने के अर्थ में, संबंध में प्रत्यक्ष, अधिकरण का शाब्दिक अर्थ और संबोधन का आपके हे, अरे, ओ। ये चीज़ मैंने आपको कारक पढ़ाई थी, उस टाइम बताई थी। लेकिन आज का जो अपना मुद्दा है साथियों, वो मुद्दा बिल्कुल ही अलग है। मुद्दा आज का अपना ये कह रहा है कि जो ये कारक होते हैं, यानी कि जो इनका जो क्रम होता है, एक बार मैं इनके ऊपर पहले नाम लिख देता हूँ। ये आपके 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर। जो आपने पहले पढ़े हैं उस नंबर में आपको बता रहा हूँ, ये आपके मैंने ऐसे पढ़ाए थे। जब मैंने आपको कारक पढ़ाए थे तब मैंने आपको ऐसे पढ़ाए थे। लेकिन व्याकरण का जो आपके वाक्य अशुद्धि जो का आपका नियम कहता है कि ये ऐसे बिल्कुल नहीं आते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं आते हैं तो ये किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं? अच्छा, तो सबसे पहली बात है कि अपन जो किसी को भी बोलते हैं कि हे बच्चों, हे बच्चों, तो मैंने आपको लिखा था हे, ओ, अरे का बोध करवाएगा आपके संबंध। तो मैंने बोला कि हे बच्चों इधर देखो, तो मैंने पहले क्या किया, आपको संबोधन किया। तो नंबर 1 पे आ जाता है आपके संबोधन। क्या आएगा साथियों? आपके संबोधन। फिर बोला मैंने आपके हे बच्चों, तो बच्चों का मतलब क्या हो जाए दोस्तों? आपके कर्ता हो गया। तो कर्ता क्या आएगा? आपके 2 नंबर पे आएगा। किस पे आएगा साथियों? समझने की बात है, समझना कि जैसे मैंने बोला कि हे बच्चों, ठीक है दोस्तों, हे बालक, ये ऐसे मान लो, ये हे बालक है ना,
साथियों समझना, मैंने आपको बोला है कि हे बालक, ठीक है, तो यहाँ मैं आपके विस्मय चिन्ह का प्रयोग कर दिया हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है कि हे बालक, हे बालक, क्या बोला मैंने आपके हे तो क्या हो गया आपके संबोधन हो गया, तो संबोधन आ गया आपके 1 नंबर पर। फिर मैंने बोला आपके बालक, तो बालक देखो करता है, तो करता कितने नंबर पे आपके 2 नंबर पे आ जाएगा। अब इस चीज़ को उल्टा कर दीजिए, ये आपके 3 नंबर पे आएगा, ये आपके 4 नंबर पे आएगा, ये आपके 5 नंबर पे आएगा, ये आपके 6 नंबर पे आएगा, ये 7 में आएगा, ये 8 में। क्या सर ये इसका क्रम सही लिखा अपन ने? बिल्कुल इसका क्रम सही लिखा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने आपको ये वाक्य लिखना बता दिया, यानी कि सबसे पहले मैंने अगर आपको संबोधित किया तो मैंने कहा कि हे बालक, हे जो बोला दोस्तों वह वाक्य संबोधन का काम कर रहा है, और जो बालक शब्द है ये आपके कर्ता का अर्थ कर रहा है। ये मैंने आपको चीज़ें पहले पढ़ा दी है, केवल मैं इनको जमा के बता रहा हूँ कि वाक्य में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और इसका प्रयोग कैसे होता है। तो मैं अब आपको आगे बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात है कि ये जो क्रम होता है, अब आपको कोई भी चीज़ें दें तो आपको ऐसे प्रयोग करनी है, यानी कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे आएगा, ना कि कर्ता क्रम करण संप्रदान अपादान, ये नहीं होता। सबसे पहले किसी को बोलना है तो उसको संबोधन करेंगे, संबोधन के बाद में उस कर्ता का नाम आएगा, फिर हम उसको अधिकरण, संबंध, अपादान, संप्रदान, करण, क्रम और कर्ता, ये आएगा। अब मैं आपको पूरा एक वाक्य लिखा रहा हूँ साथियों, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा कि हे बालक, इसको पूरा कर लेते हैं कि राम, देखिए ये जो आपके उदाहरण है साथियों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। राम हमेशा अयोध्या से, देखिए हे बालक, राम हमेशा अयोध्या से नगर घूमने के लिए, नगर घूमने के लिए घोड़े से आते थे। हे बालक, राम हमेशा अयोध्या से नगर घूमने के लिए घोड़े से आते थे। यानी कि देखो अब ये जो मैंने लिखा है ये एक पूरा वाक्य है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें कौन कौन से कारक चिन्हों का प्रयोग किया है और कहाँ कहाँ पे किया है। मैंने आपको पहले बताया था कि हे ओ अरे, अगर आपको उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपके संबोधन लिखाया था, उसमें आपके 3 चीज़ लिखाई थी। क्या लिखाया था? मैंने लिखाया था आपके हे ओ अरे, मैंने आपको ये 3-4 शब्द वहाँ लिखाए थे, हे ओ अरे। तो सबसे पहली बात देखो यहाँ हे लिखा है, ठीक है, ए लिखा है, तो ये देखो वालों, देखो हे है ना, ये किसका काम कर रहा है दोस्तों? आपके नंबर 1। अब नंबर 1 पे क्या है दोस्तों? आपके संबोधन है, तो यहाँ पर आपको लगा दीजिए संबोधन। अच्छा, इसके अंदर आपको पूरे के अंदर आपको कर्ता कौन दिख रहा है दोस्तों? यानी कि आप जिसको बोल रहे हो वो करता है, यानी कि बालक है, तो बालक क्या हो जाएगा आपके नंबर 2। नंबर 2 पे क्या है दोस्तों? आपके कर्ता, ठीक है। अब बात करता हूँ दोस्तों, राम हमेशा अयोध्या से, यानी कि अयोध्या से अलग होने का बोध किस में आता है दोस्तों? आपके अपादान में आता है। तो अपादान आपके 5 नंबर पे है, अपादान आपके 5 नंबर पे, तो मैं यहाँ पे अपादान लिख दूँ, अपादान, ठीक है साथियों। नगर घूमने के लिए आपको मैंने कारक पढ़ाए थे, तब लिखा था कि के लिए किस में आता है? आपके संप्रदान में के लिए आता है, तो किस में आ जाएगा दोस्तों? आपके नंबर 6। नंबर 6 पे क्या मैं आपके संप्रदान लिख दूं? समझना, बिल्कुल आपके समझने का टॉपिक है, कोई रटने का टॉपिक नहीं है, लिखने का टॉपिक नहीं है। चीज़ को लिखकर समझोगे तो बहुत ही फायदा होगा, समझकर लिखना बहुत ही आपके समझदारी का काम है। तो सबसे पहली बात मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो आपके पदों का क्रम समझा दिया। इसके बाद मैंने आपको ये उदाहरण से समझा रहा हूँ कि हे बालक, हे इसके अंदर आपके संबोधन है साथियों, बालक इसके अंदर करता है। अयोध्या से, यानी कि राम जी क्या है कि अयोध्या से नगर में जा रहे हैं, तो अलग तो हो रहे हैं ना अयोध्या से, तो बात कर रहा हूँ कि दोस्तों अपादान हो गया, अलग होने के बाद। फिर आपके के लिए मैंने आपको लिखा था कि संप्रदान में होता है, ठीक है। तो फिर आगे दिखा है कि घोड़े से, यानी कि साधन का बोध करवा रहा है कि वो किससे जा रहे हैं? घोड़े से जा रहे हैं, रथ से जा रहे हैं, या बैलगाड़ी से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं उसका बोध करवा रहा। साधन या माध्यम का बोध करवाने के लिए क्या होते हैं? आपके करण होते हैं। तो नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके 7। नंबर 7 करवाता है दोस्तों आपके करण का बोध। तो मैं यहाँ करण कर देता हूँ,
क्या कर देता हूँ साथियों, करण कर देता हूँ। तो ये जो क्या है कि मैंने आपको पहला नियम पढ़ाया साथियों, ये आपके पदों का जो कारकों का जो क्रम होता है ये इसी प्रकार क्रम होता है। अब मैं आपको इसके साथ में आपको तीसरा नियम पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि ये नियम नंबर 1 हो गया। नियम नंबर 2 बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है ये भी आपका 2 वाला। और हर चीज़ आपको जो आज का जो कंटेंट मिलेगा ना साथियों, ये आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दो या एग्ज़ाम दो या मत दो, लेकिन आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि वाक्य को शुद्ध कैसे करने के लिए जो नियम होते हैं उनका प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले संबोधन आता है तो क्यों आता है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। बालक आता है यानी कर्ता आता है, तो कर्ता पहले क्यों आता है, यानी कि इनका क्रम ऐसे क्यों किया जाता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और मैंने जब आपको कारक पढ़ाए थे तब मैंने आपको इस तरह पढ़ाया था, लेकिन अभी भी आपको उल्टा पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वाक्य शुद्धि में आपके अलग चलता है और कारक में हम परमानेंट जो 6ठी क्लास से 8वीं क्लास से 12वीं क्लास से MA में BA में जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको इसी क्रम से पढ़ रहे हैं, लेकिन व्याकरण का जो नियम होता है वो विशेष अलग होता है। ये बात आप ध्यान रखना। जो नियम नंबर 2 कहता है कि यदि किसी वाक्य में पहले क्या हो दोस्तों, आपके उपाधि योग्यता, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यदि किसी वाक्य में उपाधि और योग्यता दे रखी हो साथियों, यदि किसी वाक्य में उपाधि और, देखो 2 चीज़ आती है, एक तो आती है साथियों आपकी उपाधि, है ना, और एक चीज़ आती है दोस्तों आपकी योग्यता। ठीक है साथियों, इन दोनों का ऐसा तालमेल है कि अगर योग्यता होगी तो ही आपको उपाधि मिलेगी, अन्यथा आपको उपाधि नहीं मिलेगी। तो बात करता हूँ मैं आपके उपाधि की। हमेशा उपाधि पहले आती है और योग्यता बाद में आती है। अगर आपने कहीं पे देखा हो तो जैसे ऐसे लिखा जाता है कि डॉक्टर, डॉक्टर जैसे ऐसे लिख देते हैं आपके हरीश मारू, हरीश मारू, हरीश मारू MMBS, जैसे मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये तो क्या है दोस्तों, इनकी योग्यता है, यानी कि इनकी डिग्री है। लेकिन ये जो डॉक्टर है ना साथियों, इनकी ये क्या है, आपके उपाधि। यानी कि यदि किसी शब्द में उपाधि और योग्यता दोनों चीज़ दे रखी हो तो सबसे पहले आपकी उपाधि आएगी और उपाधि के बाद में आपकी योग्यता आएगी। ये आपका अगला नियम रहता है। अगर मान लो कि आप अभी पढ़ रहे हो, आपने अभी BA MA कर रहे हो, या आप B.Ed कर रहे हो, या आप MA कर रहे हो, या आपके BA कर रहे हो, इसके बाद में आपके नेट JRF PhD वगैरह करोगे तो आपके आगे जैसे आपके शुभ नेम के आगे पहले डॉक्टर लगेगा, जैसे डॉक्टर मनोज आ गया, डॉक्टर किशन हो जाएगा, डॉक्टर आपके जो भी आपका नेम है, शुभ नेम है, उसके आगे आपके डॉक्टर लगेगा। फिर आपकी जो आपने उपाधि ली वो पहले लगेगी और आपकी जो योग्यता है साथियों वो आपकी योग्यता बाद में आएगी। तो यही अगला नियम है। तो मैं इस नियम को आपको व्यवस्थित लिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहला नियम उतार लिया होगा। अब दूसरा नियम मैंने आपको समझा दिया है और मैं इसके 2 नियम और इसकी मैं परिभाषा आपको समझा देता हूँ। यानी कि ये कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में, देखो रटने की बात नहीं है साथियों, मैंने आपको आपके सामने लिखा रहा हूँ हर चीज़ को समझ समझ के। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में उपाधि, उपाधि और योग्यता दोनों दे रखी हो तो पहले हमेशा उपाधि आती है। ठीक है, पहले हमेशा उपाधि आएगी साथियों, उपाधि आती है, उपाधि आती है और बाद में योग्यता आती है, योग्यता आती है। छोटा सा नियम है दोस्तों, यदि उपाधि और योग्यता दोनों दे रखी हो वाक्य में तो पहले आपकी उपाधि आएगी बाद में योग्यता आएगी। छोटा सा नियम है। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपके जैसे इसके 1-2 उदाहरण लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसके 1-2 उदाहरण लिख देता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया है उदाहरण तो ठीक है, फिर भी मैं आपको 1-2 उदाहरण बता देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया आपके, अभी लिखा हुआ लिख देता हूँ मैं आपके, जैसे कि डॉक्टर, एक मिनट ना, डॉक्टर हरीश मारू आपके MMBS हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो क्या होगी दोस्तों, आपकी उपाधि हो गई,
यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके फिर भी। ये तो हो गया साथियों आपकी उपाधि हो गई। और ये MBBS जो कर रखी उन्होंने, ये क्या है दोस्तों उनकी योग्यता है। क्या है साथियों, ये उनकी भाई साहब योग्यता है। योग्यता होने के कारण ही उनको उपाधि मिलेगी, नहीं तो उपाधि भी नहीं मिलेगी। आगे लिख देता हूँ जैसे आपके हरीश मारू, ये डॉक्टर हरीश मारू MBBS, ये लिखा। और आगे लिख देता हूँ मैं आपके जैसे कि राघव, जैसे मैं लिख देता हूँ प्रोफेसर रामकिशोर, प्रोफेसर रामकिशोर देसाई डीलेट। क्या लिखते दोस्तों मैंने आपकी डीलेट। तो देखिए दोस्तों आपकी जो प्रोफेसर है दोस्तों, ये तो क्या है उनकी उपाधि है साथियों। और आपके डीलेट जो आपकी ये लिखा है दोस्तों, ये उनकी योग्यता है। ठीक है साथियों, तो ये आपके पहले यह बात याद रखनी है कि आपके कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा। ये तो आपके 2 नियम हो जाते हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं 2 नियम की और। तो छोटे से 2 नियम हैं, वो भी आपके पढ़ लेते हैं ताकि कल अपने ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा साथियों। और बहुत ही डिटेल से आपको हर चीज़ बता रहा हूँ मैं, तो आपको डाउट तो इससे रहेगा नहीं, है ना। और मिटा रहा हूँ, अगर जल्दी से उतारो इसको, बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बस। ठीक है, वैसे मैं आपको टाइम बहुत ज़्यादा देता हूँ, और अगर फिर भी हो तो आप वीडियो को रोक के देख लेना इसको। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपकी, और हर एग्ज़ाम के लिए समझ लो कि ये आपके पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 नियम और पढ़ा देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल आसान से। देखो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यदि किसी वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक दोनों दे रखे हो, क्या करूंगा दोस्तों, अभी मैं आपको इसी में आपके 3 नियम बताता हूँ। यदि किसी वाक्य में आपके कालवाचक और स्थानवाचक दोनों दे रखे हो, तो पहले कालवाचक आएगा, बाद में स्थानवाचक आएगा। मैं आपको पहले परिभाषा लिखता हूँ, उदाहरण लिखता हूँ, उसके माध्यम से आपको बाद में पूरा डिटेल से समझाता हूँ। नियम नंबर 3 कहता है, नियम नंबर 3 ये कहता है, बिल्कुल सरल नियम है ना। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक, है ना, स्थानवाचक दे रखा हो तो पहले कालवाचक आता है, पहले कालवाचक आता है तथा बाद में स्थानवाचक आता है। ठीक है साथियों, यानी कि यदि किसी वाक्य में 2 चीज दे रहे हो, यानी कि वो वाक्य आपके काल का भी बोध करवा रहा है और आपके स्थान का भी बोध करवा रहा है, तो पहले आपके काल आएगा, फिर आपके स्थान आएगा। जैसे मैं आपको बिल्कुल 2 उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ समझिए। जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिखा दोस्तों आपके, कि जैसे दादाजी, कोई सा भी ले लो दोस्तों, उदाहरण में क्या है, जैसे मैं ले लेता हूँ आपके दादाजी प्रातःकाल मंदिर जाते दूसरा ले लीजिए, राधा 7 बजे विद्यालय जाती
हाँ, साथियों समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर दादाजी प्रातःकाल, यानी कि ये क्या है कि आपके समय का बोध करवा रहा है। प्रातःकाल एक समय होता है, यानी कि सुबह सुबह का जो समय होता है दोस्तों, टाइम होता है, वो आपके काल में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, आपकी कालवाचक, यानी कि ये काल का बोध करवा रहा है, यानी कि पहले काल आ रहा है। अब देखो, मंदिर किसी स्थान का नाम है, यानी कि कोई मंदिर है, वो किसी ना किसी जगह पर होगा, तो वो आपके स्थान है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, उज्जैन, जितने भी मंदिर है, अयोध्या, राम मंदिर, वो एक एक स्थान तो है ना। तो वही बात है यहाँ की, दादाजी जो समय पहले, यानी कि समय का बोध करा रहा है कि पहले समय आ रहा है कि वो सुबह जाते हैं। कब जाते हैं? सुबह जाते हैं या शाम को जाते हैं। यहाँ समय का बोध करवा रहा है, फिर आपके स्थान का बोध करवा रहा है। तो ये आपके स्थानवाचक हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा। उसी प्रकार राधा 7 बजे, कितने बजे जाती है दोस्तों विद्यालय? 7 बजे जाती है, 8 बजे जाती है, 10 बजे जाती है, 11 बजे जाती है। ये इसका बोध करवा रहा है कि वो 7 बजे कहाँ जाती है दोस्तों, आपके विद्यालय जाती है। कहाँ जाती है दोस्तों, कब जाती है? अगर नहीं भी आई दोस्तों, तो मैंने आपको जब क्रिया विशेषण पढ़ाया था, कब और कहाँ का, याद करो साथियों। अगर आपको ये चीज़ नहीं भी आ रही है, तो काल जहाँ पर भी दिखे आपको कर देना कब, ठीक है। और स्थान जहाँ पर भी दिखे वहाँ कर देना आपको कहाँ। अगर इतना भी आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है, अगर आपने क्रिया विशेषण अगर मैंने पढ़ाए थे आपको, अविकारी अव्यय शब्द पढ़ाए थे आपको, तब आपने अगर नहीं पढ़ा हो क्रिया विशेषण के अंदर आपके स्थानवाचक, और आपको पढ़ाई थी मैंने स्थानवाचक है, आपके कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, उसके अंदर मैंने आपको 4-5 शब्द दिखाए थे, कब, कहाँ, कैसे और कितना। ये सब चीज़ों का प्रयोग करने से आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर भी लगाओगे, जैसे कब जाते हैं तो समय का बोध करवा देगा, कहाँ जाते हैं तो वो आपके स्थान का बोध करवा देते। अब मैं आपको यहाँ से 7 बजे की राधा से प्रश्न पूछ रहा हूँ कि राधा कब विद्यालय जाती है, तो उत्तर मिला मेरे को 7 बजे जाती है। तो किसका बोध हो गया दोस्तों, आपके ये काल का हो गया ना, समय नहीं काल लिख दो, कालवाचक। ठीक है साथियों। अब मैं राधा से एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ कि राधा राधा 7 बजे जाती है, राधा 7 बजे जाती है। राधा 7 बजे कहाँ जाती है दोस्तों, आपके विद्यालय जाती है। तो ये आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके स्थानवाचक। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके स्थानवाचक। बहुत ही सिंपल उदाहरण है दोस्तों, यानी कि स्थानवाचक वाचक। ठीक है। कब और कहाँ के द्वारा प्रश्न करोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, और इसमें कोई नई बात है नहीं। नियम नंबर जो 4 कहता है साथियों, नियम नंबर आपका 4 क्या कहता है कि देखो, बिल्कुल आपका ये नियम भी बिल्कुल सरल है दोस्तों। यदि किसी वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया हो, यानी कि यदि किसी वाक्य 2 भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त की जाती, यानी कि मान लो कोई वाक्य है, उसके अंदर 2 भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त की जाती हैं, और उसके अंदर आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, तो हमेशा पूर्वकालिक क्रिया पहले आएगी। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, राधा नहाकर मंदिर गई, पिताजी कार्यालय से आकर खेत गए, माताजी घर से आकर बाहर गई। ठीक है दोस्तों। अब बात करता हूँ कि आपके जो नियम नंबर जो आपका 4 है दोस्तों, यदि किसी वाक्य में 2 भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त की जाए, ये ऐसे लिख लो, जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो और वाक्य में यदि पूर्वकालिक क्रिया हो तो हमेशा पहले पूर्वकालिक क्रिया आती हैं, बाद में हमेशा पश्चकालिक क्रिया आती है। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी दोस्तों, पश्चकालिक क्रिया आती है, यानी कि आती है। अब देखिए दोस्तों, बात करता हूँ मैं आपको, एक बार रह जाता हूँ आपके क्रिया के अंदर। मैंने क्रिया को पढ़ाया था आपके क्रम के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर। जब आपको रचना या प्रयोग के आधार पर पढ़ाया था, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया है जो
यदि किसी वाक्य में भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त की जाती है, यानी दो एक ही वाक्य में अगर दो क्रिया प्रयुक्त हो रही है और यदि पहले आपकी पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हो रही है तो वाक्य की शुरुआत आपकी पूर्वकालिक क्रिया से होगी और बाद में आने वाली जो क्रिया होगी वो आपकी पश्चकालिक होगी, लेकिन पहले आने वाली आपके पूर्वकालिक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान के लिए मैंने आपको लिखाया था कि कर या करके जुड़ा होता है, यानी कि इसकी पहचान के लिए क्या लिखाया था साथियों, मैंने आपको मैं इस ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वहाँ पर भी लिखाया था कर या करके जुड़ा होता है, जुड़ा रहता है। जैसे मैंने लिख दिया आपके उदाहरण, राधा हंसकर बोली, राधा हंस कर बोली, मनोज स्नान करके, देखो करके लिखा ना, मनोज स्नान करके विद्यालय गया, विद्यालय गया। ठीक है साथियों, तो राधा हंसकर बोली, पहले तो वो हंसी फिर बोली। देखो पहले तो मनोज ने स्नान किया फिर वो विद्यालय गया, यानी कि पहले जो क्रिया होगी दोस्तों ये तो क्या होगी आपके पूर्वकालिक क्रिया, और ये जो क्रिया होगी दोस्तों आपके पश्चकालिक क्रिया होगी। ये क्रिया आपके पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी और ये आपके पश्चकालिक क्रिया हो जाएगी। तो बात करता हूँ दोस्तों मैं आपके आगे, एक और नियम पढ़ लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा नियम है दोस्तों। यदि किसी वाक्य में, देखो नियम नंबर 5, यदि किसी वाक्य में, देखो यदि किसी वाक्य का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है तो वाक्य की शुरुआत कैसे की जाती है। बिल्कुल छोटा सा नियम है, बता देता हूँ मैं आपको। यदि किसी वाक्य की शुरुआत, एक मिनट साथियों, देखो यदि परिभाषा भी लिख लेते हैं, आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, छोटी सी परिभाषा। यदि किसी वाक्य की, जल्दी नहीं है दोस्तों लेकिन आप समझ लेना, यदि किसी वाक्य की शुरुआत क्या से की जाती है तो उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है। बिल्कुल छोटा सा नियम है। यदि किसी वाक्य की शुरुआत क्या से की जाती है, कहाँ से की जाती है दोस्तों आपकी, क्या से की जाती है, तो उसका उत्तर हाँ या नहीं में होगा। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि जैसे मैंने लिखा है आपके, देखो क्या आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो उत्तर आएगा हाँ या नहीं में आएगा। कैसे आएगा साथियों, हाँ या नहीं में आएगा। ठीक है, राधा खाना बना रही है, क्या राधा खाना बना रही है, क्या राधा खाना पका रही हैं, तो उत्तर आएगा दोस्तों आपके हाँ या नहीं में आएगा। ठीक है, वाक्य की शुरुआत यदि आपके क्या से होती है साथियों, तो हमेशा उत्तर हाँ या नहीं में आता है। और यदि किसी वाक्य में आपके पूर्वकालिक दो क्रियाएं प्रयुक्त होती है और पहले जो आती है दोस्तों आपकी पूर्वकालिक क्रिया पहले आती है और बाद में आने वाली पश्चकालिक क्रिया आती है। हमेशा कालवाचक पहले आएगा, स्थानवाचक बाद में आएगा, उपाधि पहले आती है, योग्यता बाद में आती है और पदों का क्रम। ये चीज़ बताई मैंने आज आपको 5 नियम बताए और उम्मीद करूँगा कि इनमें आपको 1% भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं बाकी के नियमों के साथ कल, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।